नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है जीके जीएस डिस्कशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो हमारा बिहार दरोगा खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो दूसरा नंबर का होने वाला है। इसके पहले मैंने दो एडुटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ। वॉल्यूम 2 का 2 सेट हो चुका है और खान सर का जो है 1 सेट हो चुका है। आज हमारा जो खान सर का ये दूसरा सेट चलने वाला है। यही वो बुक है खान सर का, ये सॉरी, हाँ यही वो बुक है, आप लोग देख सकते हैं। इसी बुक से आप सभी लोगों को करवाया जा रहा है। इसमें टोटल 36 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से 26 प्रीवियस ईयर है और आपका 10 को जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए एडुटेरिया का ये बिहार दरोगा है, तो ये भी हम आप सभी को करवा रहे हैं। एक दिन ये करवा रहे हैं और एक दिन आपका खान सर वाला। तो जो भी आपको देखना होगा वो आप लोग देखिएगा मेरे चैनल से। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का डाला हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए आज का जो क्वेश्चन है ना वो काफी ज्यादा टकराएगा। हम लोगों ने जो है 3 क्लास को कवर कर लिया है, 2 एडुटेरिया का, 1 खान सर का, और आज हमारा चौथा। तो आज देखिएगा अगर जो लोग 3 क्लास किए होंगे तो उनको काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे टकराएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरा सेशन के अंत तक बने रहिएगा और काफी शानदार से जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए दूसरा जो आपका सेट है, ये जो आपका सेट है ये बिहार दरोगा मेंस परीक्षा में जो है ये पूछा गया ये सभी प्रश्न है, जो कि इसमें 100 प्रश्न आपको दिया हुआ, ठीक है। इसका स्टार्ट करने से क्वेश्चन थोड़ा सा मैं पहले आपको इसका ओवरव्यू ही दिखा देता हूँ, इंडेक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों को दिखा दूंगा तो आप लोग को जो है वहां से पता चल जाएगा कि हाँ इसमें जो है क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं है। देखिए ये आप सभी का बुक है बिहार दरोगा का, ये 36 प्रैक्टिस सेट है जिसमें से आज हमारा तीसरा है। अब देखिए यही हमारा कंटेंट है जो कि हम आप सभी को पहला करवा चुके थे। बिहार दरोगा मद्य निषेध उत्पाद जो 64 वो वैकेंसी आपका आया था, इसका हम कल करवा चुके हैं प्रैक्टिस सेट, ये पूरा खत्म हो चुका है। आज हमारा ये वाला चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, इस प्रकार से हम पूरा इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है हम लोग इसे स्टार्ट कर लेते हैं और उम्मीद है कि अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो आप लोग शेयर जरूर से कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे मैं जूम कर लेता हूँ और आप लोग जो है कमर जो है एकदम कस लीजिए। अब यहाँ पर 2 घंटा का क्लास बिल्कुल भी चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप सभी के सामने है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से चरक किस वंश से संबंधित थे। देखिए क्या पूछ रहा है कि चरक जो थे ना वो किस वंश से संबंधित थे, आपको बताना है। कुषाण वंश से या शक वंश से या तो आपका गुप्त वंश से या तो फिर आपका मौर्य वंश से। तो ये चरक की बात करें तो ये जो है आपका कुषाण वंश से संबंधित थे। अब कुषाण वंश से संबंधित थे तो अब इन सभी के बारे में जो है हम डिस्कशन भी देखते हैं, ताकि आपका एक क्वेश्चन से लेकर के जो है आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा कि चरक जो है कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबारी कवि थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र भी इनके दरबारी थे। किनके दरबारी थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चरक कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबारी थे। किसके, तो कनिष्क के, ठीक है। उसके बाद देखिए कुषाण वंश की स्थापना कुजल कडफिसेस के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका नया बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। कुषाण वंश से संबंधित किसका है, चरक का है। और कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था, तो ये कुजल कड फिशेस ने किया था। किसने किया था, तो कुजल कड फिशेस ने किया था, इसके द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट देखिए इस वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो देखिए फिर से तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछेगा कि कुषाण वंश का जो है राजधानी क्या था। तो पहला अगर आपसे पूछेगा सिर्फ राजधानी क्या था तो आपको मारना है पुरुषपुर या पेशावर, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा पहले तो आपको वो मारना है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे कि कोई ये आपका जो है कुषाण वंश का जो दूसरा राजधानी क्या था तो आपको क्या मारना है, मथुरा मारना है, ठीक है। क्या मारना है, तो मथुरा मारना है। तो देखिए एक क्वेश्चन से यहाँ पर हमारा 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आने वाला जब आप सेट मारेंगे ना तो यही सब याद आएगा धीरे धीरे और क्वेश्चन का जो है पूरा जो है घिसैया पिसैया होगा तो पूरा आपको जो है एकदम जो है अच्छे प्रकार से यहाँ पर रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते, काफी ज्यादा जूम लग रहा है तो इसे हम थोड़ा सा और जो है ये छोटा कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कोलकाता, ठीक है। देखिए कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह मतलब उसको कौन सा जो बंदरगाह है उसका सहयोग करता है, उसका मदद करता है, ठीक है।
हल्दिया बंदरगाह है, पारादीप है, या तो फिर कोच्चि है, या तो फिर आपका विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। कोच्चि कहाँ है? तो ये भी नहीं हो सकता, पारादीप नहीं होगा। आपका आंसर होगा हल्दिया। क्या होगा? हल्दिया जो आपका बंदरगाह है वो कलकत्ता बंदरगाह का जो है ये मदद करता है, इसका जो सहयोगी है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह है, जो एक मात्र नदी पर बसा हुआ है। फिर से देखिए नया क्वेश्चन बन गया, पूछेगा कि कौन सा निम्नलिखित में से ऐसा बंदरगाह है जो एकमात्र बंदरगाह है जो कि नदी पर बसा हुआ है। तो क्या मानना है आपको? हल्दिया बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद देखिए बसा हुआ बंदरगाह है हुगली नदी। ठीक है, और ये किस पर है, किस नदी पर बसा हुआ है हल्दिया बंदरगाह? तो हुगली नदी पर। तो आपसे ये भी पूछेगा कि हल्दिया बंदरगाह निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है या तो फिर बसा हुआ है? तो आपको दे देगा 4 गो ऑप्शन, तो आपको मारना है हुगली नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो है कुल कितने बड़े बंदरगाह है? तो आपको दे देगा 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से। तो आपको 13 मारना। ठीक है, उसके बाद क्या है? पश्चिमी बंदरगाह। देखिए यहाँ पर 13 जो बंदरगाह है ना, वो 13 का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो आप लोग ऐसा कीजिए ना कि 13 जो बंदरगाह दिया हुआ है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे चल करके बंदरगाह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही 13 में से पूछेगा। ठीक है, और इसी सेट में आगे आएगा बंदरगाह वाला क्वेश्चन, तो आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा एक बार आपको मैं पढ़ करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला बंदरगाह की बात करते हैं, पश्चिमी बंदरगाह जो कि कांडला है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और कांडला से संबंधित हम क्वेश्चन भी बता चुके हैं इसके पिछले वाले क्लास में। दूसरा जो हमारा बंदरगाह है नहा बासोबा है, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद या तो आप इसे जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये है कहाँ? तो महाराष्ट्र में ही है। तीसरा आपका मुंबई बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र में है। चौथा आपका जो है मारमा गोवा बंदरगाह है, जो कि आपका गोवा में है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है मंगलौर, जो कि कर्नाटक में। बंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। मंगलौर भी कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद आपका कोचिन बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है। यही पर ना जो है ये कोचिन जो आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पूर्वी बंदरगाह जो है ये 7वां नंबर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करिए, छठा हो गया। 7वां की बात करते हैं एन्नौर बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। 8वां की बात करें तो तूतीकोरिन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार लीजिएगा। जो तूतीकोरिन है ये आपका बंदर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ता से तूतीकोरिन और ता से आपका तमिलनाडु हो जाएगा। 9 की बात करते हैं तो चेन्नई बंदरगाह, जो कि आपका तमिलनाडु में है। 10वां की बात करते हैं विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हम आपको क्या बताया था कुछ देर पहले कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और कल भी मैं आपको ये इसके बारे में बताया था। 11वां की बात करें तो पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में है। और 12 की बात करें तो हल्दिया बंदरगाह, जो कि कलकत्ता में है, जिससे हमारा अभी क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट 13वां की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जो है बंदरगाह है, वो कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको आने वाला 13 बड़ा बंदरगाह के बारे में आपको जो है ज्यादा फिर दिक्कत नहीं होगा, आपको क्वेश्चन जो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है हम लोग प्रश्न को चलते हैं और बताइएगा कि कैसा आपको क्लास लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? बताइएगा आप लोग, बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2000 में, 2002 में, 1999 में, 2001 में। तो बात करते हैं बिहार में मानवाधिकार आयोग कब आया? तो 2000 ईस्वी में। कब? तो 2000 ईस्वी में। बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना जनवरी 2000 को अधिसूचना संख्या 2007 द्वारा की गई। तो अधिसूचना संख्या ये सब नहीं पूछेगा, सीधे बोलेगा कि कब जो है आया, ये कब जो है गठन हुआ मानवाधिकार आयोग का बिहार में। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 2000 जनवरी 2000 में तो ये लागू हुआ 207 जो है अधिसूचना संख्या के साथ में। लेकिन यहाँ पर क्या है? परंतु या लेकिन जो भी बोलिए, इसका औपचारिक रूप से पूरा जो गठन हुआ वो 25 जून 2008 को अधिसूचना संख्या 6896 द्वारा किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन गया, एक पूछ देगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, जहां से इसका पूरा कार्यभार संभाला जाता है, वो कहाँ है? तो आपको दिल्ली मारना। ठीक है, तथा यह देश के वर्तमान 24 राज्यों में आयोग का मुख्यालय है। ठीक है,
अलग अलग जो है 24 राज्यों में इसका मुख्यालय है, ठीक है। लेकिन मुख्य की बात करता है, मेन जो कहाँ है, तो मेन आपका दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 4 नंबर। आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यह 1971 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर रामसर कन्वे रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। क्या? तो आर्द्र भूमि दिवस। तो इसमें ज्यादा डिस्कशन याद नहीं रखना है, बस ये याद रख सकते हैं आप कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यह जो है 1971 में जो है प्रथम बार जो है अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर जो है ये जो है मनाया गया था, ठीक है। तो आप इसे भी नहीं रखिएगा तो चलेगा, लेकिन ये 2 फरवरी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताइएगा। निम्नलिखित में से आपको 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। शहर का आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो आपका क्या पूछ रहा है, अशोक चक्र। ये जो आपका है, जो तिल्ली जो होता है अपना तिरंगा में इस प्रकार से, ठीक है। तो वो अशोक चक्र जो है वो सबसे बड़ा जो है कहाँ है, ठीक है। सारनाथ में सांची स्तंभ है, या तो फिर आपका टोपरा कला में, या तो फिर आपका बोध गया में है, ठीक है। तो ये आपका है टोपरा कला में। कहा? तो टोपरा कला में जो है वो हमारा जो सबसे बड़ा जो है अशोक चक्र है, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा अशोक चक्र जो है यमुनानगर के टोपरा कला गांव में स्थित है। हल्के स्टील से बना एक धर्म चक्र है। इसे इसे जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020 द्वारा भारत का सबसे अशोक चक्र बड़ा माना गया है। तो ये नहीं था, ये कुछ और था, लेकिन ये जो है अशोक चक्र इसका नाम है। और ये बना है किस चीज से? तो हल्के स्टील से। किससे? तो हल्के स्टील से बना है, जिसे एक जो है धर्म चक्र है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, टोपरा गांव हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में निम्नलिखित में से कितने लाख दिए जला करके जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है। तो अयोध्या का जो शुभारंभ था, तो उसमें कितना जो है जो दीपावली मनाया गया था हमारा, तो उसमें कितना लाख दिया जला करके वो मनाया गया था? तो आप लोग को बताना है। तो 22 लाख दिए जला करके हम लोग जो है अयोध्या में दीपावली महोत्सव मनाए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 22 लाख दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाँ थोड़ा सा इसका, चलिए कोई जरूरी नहीं है, इसका ज्यादा नहीं देखना है, इसमें से ज्यादा आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अमनगढ़ बाघ रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना अमनगढ़ ये बाढ़ रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो आप सभी का है, ये आप सभी का कहाँ है ये अवस्थित? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। क्या है? तो अमनगढ़ बाघ रिजर्व, ठीक है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो 95 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। यह जो है उत्तर प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व में से एक है। 3 गो जो है उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, उसमें से आपका एक ये है। कौन? तो अमनगढ़ बाघ रिजर्व, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बात करें, 2 गो जो बच गया, एक आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, और दूसरा आपका पीलीभीती बाघ अभ्यारण्य है। तो देखिए यूपी से अगर आपका पूछेगा ये क्या चीज, अगर आपका बाघ रिजर्व के बारे में, तो टाइगर रिजर्व के बारे में, तो आपका 3 गो है टोटल। और पहला जो आपका है ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, और दूसरा आपका पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य है, तीसरा आपका है अमनगढ़ बाघ रिजर्व, ठीक है। तो यूपी वाले जो भी होंगे, इनको यहाँ से अगर पूछेगा टाइगर रिजर्व से, तो बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई होती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है आप सभी को बताना है। व्याख्या में दिया हुआ है, देखिए इसका तो उत्तर पहले हो जाएगा वॉट, ठीक है।
विद्युत शक्ति की इकाई वॉट होता है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है वॉट, ठीक है। जैसे कितना वॉट का है, ठीक है। इस प्रकार से 1 वॉट एक उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति जो 1 भी के संभावित अंतर पर जो है संचालित होने पर जो है 1 एमीटर करंट जो है प्रभावित करता है। तो इसमें उतना खास नहीं था, ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये विद्युत शक्ति की जो इकाई है उसे आप लोग वॉट कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मतलब जितने भी प्रकार के अम्ल होते हैं उसमें से ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि उन सभी में जो है मौजूद रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन तो सभी में रहता है। हाइड्रोजन क्या रहता है? हाइड्रोजन सभी में रहता है, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या है, सभी अम्लों में सामान्य तत्व हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसे जो है आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप सभी लोगों के लिए एक और क्वेश्चन क्रिएट हो चुका है, पूछेगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसे आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है? ये आवारा है, जहां तहां मिल जाता है जिससे भी, ठीक है। तो किसको आवारा तत्व के नाम से जानेंगे? तो हाइड्रोजन को, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन पाया जाता है। देखिए जो एल्कोहल होता है और आपका जो ग्लूकोज होता है उसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो क्या क्वेश्चन में था कि सभी में पाया जाता है, तो इसलिए हाइड्रोजन आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की खोज जो है क्वेडिस के द्वारा किया गया था। देखिए फिर नया क्वेश्चन आया कि हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेडिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो हाइड्रोजन का खोज क्वेडिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए तो इससे 4-5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क उत्पादित किया जाता है? उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा जो अयस्क है वो उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है, उत्पादित किया जाता है? एंथ्रेसाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट। तो ये किया जाता है हेमेटाइट। क्या किया जाता है? तो हेमेटाइट किया जाता है, ठीक है। उड़ीसा में मयूरभंज में स्थित बादाम पहाड़ के खदानों में जो है सोने एवं लोहे के अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ में लोहे के उच्च श्रेणी के हेमेटाइट अयस्क जो है वो पाए जाते हैं। तो आपसे देखिए ये मेन एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसमें जो है उच्च श्रेणी के हेमेटाइट अयस्क पाए जाते हैं? तो आप सभी को क्या मारना है? आप सभी को मारना है क्या? तो अयस्क खनन के लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा की बादाम पहाड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको ये देगा बादाम पहाड़ी, कुछ 3 गो और ऑप्शन आपको दे देगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, गर्मी जो है काफी ज्यादा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 11 नंबर है कि ज्वार नद मुख, ठीक है, ज्वार नद मुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? ज्वार नद मुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है कि महानदी की गोदावरी की ताप्ती? तो ये जो है ताप्ती नदी बनाती है। क्या ताप्ती नदी क्या बनाती है? तो ज्वार नदमुख, ठीक है। चलिए ताप्ती नदी जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी को ही जो है हम लोग तापी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि यह भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी से दक्षिण में बहती है। यह जो है मुल्ताई पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्भत की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक और क्वेश्चन है, याद रखिएगा ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के कहाँ से? तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है मुल्ताई पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश के मुल्ताई पर्वत से निकलती है ताप्ती नदी और जा करके कहाँ गिरती है? तो खम्भत की खाड़ी में, ठीक है, गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदी की मुख्य नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो आपसे ये भी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से नदी का जोड़ा बताइए जो आपका पश्चिम से ये क्या था यहाँ पर, पूरब से पश्चिम की ओर जो है बहती है। तो याद रखना है आपको क्या क्या था, केवल जो है नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। नर्मदा, ताप्ती और माही नदी जो है वो कहाँ से कहाँ बहती है? तो पूरब से पश्चिम में वो बहती है, ठीक है।
और बात करें नर्मदा नदी का, ये सॉरी ताप्ती नदी का, तो ये कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के जो है मुल्ताई पर्वत से निकलती है और खंभात की जो है खाड़ी में जा करके गिर जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये ज्योग्राफी से, और नदी उदी के बारे में जो है काफी यहाँ पे पूछते रहता है, इसलिए मैं आपको बता दिया ये चीज। ठीक है, चलिए अगला है, अगला एक सेकेंड, ये क्या हो, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर है कि शुंग वंश के शासन के जो है बाद किस वंश ने जो है शासन किया। शुंग वंश के शासन के बाद में किस वंश ने जो है वो शासन किया, तो आपको बताना है शक वंश ने, कुषाण वंश ने, सातवाहन वंश ने और आपका कण्व वंश ने। तो किसने किया है, तो मैं आप सभी को बता दूं कण्व वंश ने। किसने किया है, तो कण्व वंश ने किया है। अब कण्व वंश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं ताकि आने वाला एग्जाम में हम लोग उसको छोड़ सके। ठीक है, तो देखिए शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश का शासन काल आया। अगर आपसे पूछेगा कि कण्व वंश का शासन काल के पहले कौन था, या तो फिर कण्व वंश का शासन काल किसके बाद आया, तो शुंग वंश के बाद आया। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक की अगर पूछ देगा कि कौन है, तो आप लोग मारिएगा पुष्यमित्र शुंग एवं अंतिम शासक जो था इसका देवभूति था। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, पूछेगा कि शुंग वंश के संस्थापक कौन था, तो संस्थापक तो था इसका पुष्यमित्र शुंग, लेकिन इसका अंतिम शासक कौन था, तो ये था देवभूति। ठीक है, उसके बाद कण्व वंश के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कण्व वंश के जो संस्थापक था वो वासुदेव एवं ये देखिए वासुदेव था, और अंतिम जो शासक था वो सुशर्मा था। क्या था, सुशर्मा था। अब शुंग वंश के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये विदिशा या तो पाटलिपुत्रा थी। उसके बाद कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा थी। तो याद रखिएगा, मैंने आपको कण्व वंश और शुंग वंश का राजधानी भी बता दिया, इसका संस्थापक कौन था और इसका अंतिम जो है शासक कौन था, ये भी आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे आप लोग मारिएगा फटाफट, 13 नंबर क्वेश्चन है। एक ठोस बॉल का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। देखिए ये जो है आप सभी का है, बॉल का जो घनत्व है, बॉल का जो घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो बॉल का जो है द्रव्यमान का होगा, ये जो है आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, आंसर जो है आपका 345.39 आएगा, क्योंकि ये सब बनाने लगेंगे तो फिर आपका जो 2-4 घंटा चल जाएगा, क्योंकि आगे भी ऐसा जो है मैथ वगैरह रीजनिंग। ठीक है, चलिए तो जीके जीएस का हम लोग जो ठेका लेकर के रखे, बाकी तो आप ही को करना होगा। तो देखिए सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया है, तो आप लोग ऐसे भी आपको लास्ट में पीडीएफ हम देंगे ही, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग रिवीजन करना चाहे तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है। तो डीआरडीओ द्वारा जो विकसित अस्त्र है वो अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की है, तो वायु से वायु में वार करने वाली। क्या, तो वायु से वायु में वार करने वाली है। क्या, तो अस्त्र मिसाइल, जिसे किसने बनाया है, तो हमारा डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, भारत की एक जो है मिसाइल बनाने वाली और ये सब बनाने वाली जो है संस्था हमारा डीआरडीओ है। ठीक है, चलिए इसका अगर रेंज की बात करते हैं, इसकी परिचालन सीमा जो है 90 से 100 किलोमीटर सीधा है एवं 20 किलोमीटर उल्टा है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसे जो है 1 अप्रैल 2003 ईस्वी को ये लाया गया था, मतलब इस विकसित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं। प्रकाशिक तंतु जो है वो किस नियम पर काम करते हैं, तो ये करते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें और कुछ भी बातें लिखा हुआ है, जैसे कि यह जो है प्रकाश या जो है प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। उसके बाद जिसे द्वारा क्या है, तो प्रकाश तंतु एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन जो है कर देता है। तो चलिए उतना कोई खास ही नहीं था। ठीक है, आगे चलते हम लोग, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो जरूर हम जिक्र करेंगे। ठीक है, 1916 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ, बताइएगा। 1916 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कौन सा जगह पर हुआ था। यहाँ पर देखिए शहर का नाम दे दिया है, लाहौर है, लखनऊ है, पंजाब है और आपका सूरत है। तो बात करें 1916 वाला अधिवेशन आपसे पूछेगा तो आपको मारना है लखनऊ। क्या मारना है, लखनऊ। ठीक है, और इसी अधिवेशन में
नरम दल और गरम दल जो अलग हुआ था पहले, वो जो आकर के इसमें जुड़ गया। ठीक है, अभी देखिए आगे आपका इसमें डिस्कशन में दिया हुआ रहेगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, जो 1916 का अधिवेशन लखनऊ वाला है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि किस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है या लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है? तो कांग्रेस का अधिनियम 1916, जो कि ये लखनऊ में हुआ था। अभी और आगे आएगा, देखिए इसी अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल दोनों एक हुए थे। ठीक है, इसके पहले अलग थे। अब देखिए अलग जो थे ना, वो भी आएगा नीचे अभी क्वेश्चन में, आप लोग बस बने रहिए इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अगला चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। भीमराव अंबेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस बरस किया था? डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है, डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डीसीए याद रखिएगा सीधा। भीमराव अंबेडकर का जैसे क्वेश्चन आता है और डीसीए से संबंधित रहता है, मतलब डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो आपको मार देना 1930 में। कब? तो 1930 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा 23 जुलाई 1930 ईस्वी को बॉम्बे, यानी जो कि अब मुंबई कहा जाता है, मुंबई में ही जो है डिस्प्लेस्ड क्लासेस एसोसिएशन डीसीए की स्थापना किया गया है। इसे दलित वर्ग संगठन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। एक और नया कि पूछ देगा निम्नलिखित में से किसे जो है दलित वर्ग संगठन के नाम से भी जाना जाता है या उसे हम लोग कहते हैं? तो आपको क्या लगाना है? डीसीए मतलब डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? अब देखिए इसमें जो आएगा बहुत अच्छा प्रश्न आएगा जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन कब हुआ? इलाहाबाद के अधिवेशन 1988 में, सूरत के अधिवेशन 1907 में, ठीक है, और मुंबई के अधिवेशन 1889 में, नागपुर का अधिवेशन 1891 में। तो ये जो हुआ था आपका इसका प्रथम विभाजन कांग्रेस का, ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों बिछड़ गए थे, दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए 3 क्वेश्चन और आपके लिए है। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो 1891 में। मुंबई अधिवेशन कब हुआ? तो 1889 में। सूरत का अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। इलाहाबाद का अधिवेशन कब हुआ? तो 1888 में। और 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ? तो लखनऊ का अधिवेशन। ठीक है, तो लखनऊ वाला अधिवेशन में नरम दल और गरम दल मिल गए, जबकि सूरत के अधिवेशन जब हुआ 1907 में, तो ये इसमें जो है दोनों टूट गए थे। ठीक है, तो पहले टूट गए 1907 में और फिर जा करके जो है 9 साल बाद मतलब 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में दोनों जाकर के जुट गए। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बंबई में किया गया था। कब किया गया था? तो बंबई में इसे किया गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक जो है आप लोग जो है समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे प्रकार से, और बहुत ही अच्छा जो है इसमें क्वेश्चन जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा डिस्कशन में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य के द्वारा जो है मनाया जाता है? आप सभी को बताना है। तो ये जो है उड़ीसा का, ये आपका केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये उड़ीसा मनाता है। कौन मनाता है? तो उड़ीसा मनाता है उत्कल उत्कल दिवस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जो दिया भी है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस के रूप में माना जाता है, इसका अर्थ है गौरवशाली और अद्भुत देश। ठीक है, यह जो है भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और उड़ीसा राज्य के गठन का जश्न है। देखिए सिंपल आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? उड़ीसा राज्य के गठन का जश्न किस त्योहार से मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, तो किस दिवस से, सॉरी त्योहार से नहीं, किस दिवस से? तो उत्कल दिवस से। ठीक है, चलिए, और ये जो है आपका हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित जिलों की जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण आपका कौन कौन सा जिला है वो आप सभी को बताना होगा, ठीक है। पहला इधर आपका बक्सर है, गोपालगंज है, उसके बाद आपका इधर रोहतास है और आपका सिवान है। तो ये जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब कि पहले तो आपका आएगा गोपालगंज, उसके बाद आपका आएगा सिवान, उसके बाद आपका आएगा बक्सर और रोहतास। ऐसे याद रखिएगा, देखिए गोपाल, सिवान, बक्सर, रोहतास। गोपाल आएगा तो एक साथ ही आ जाएगा सिवान, ठीक है। गोपालगंज आ जाएगा तो सिवान, और बक्सर आ जाएगा तो रोहतास भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें और कुछ उतना खास है नहीं। हाँ, थोड़ा सा इसमें और दिया हुआ नीचे में देखिएगा, बिहार की चौहद्दी जो है उत्तर दिशा में जो आपका नेपाल पड़ता है, दक्षिण में झारखंड पड़ता है, पूरब में जो है पश्चिम बंगाल पड़ता है, और आपका पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से आपसे पूछ दे, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर 22 नंबर आप सभी के स्क्रीन पर है। फर्नीचर का संबंध देखिए लकड़ी से है, ठीक है। तो रोटी का संबंध किससे, ये आपका दिया है, रीजनिंग वाला सवाल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गेहूं से। किससे हो जाएगा, गेहूं से, क्योंकि अनाज वगैरह क्या होगा, कुछ नहीं। जैसे कि लकड़ी से ही तो फर्नीचर बनता है, फर्नीचर का कोई सामान जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पलंग हो गया, इस प्रकार से। तो रोटी किससे बनता है, तो रोटी गेहूं से बनता है। गेहूं का हम लोग आटा जा करके गेहूं को पिसाते हैं तो आटा बनता है, और आटा से हमारा रोटी बनता है, ठीक है। चलिए ये इसी का यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है, तो इसका आपको कोई काम नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। हाँ चलिए, तो अब आप लोग बताइएगा, ठीक है। आपातकाल के समय भी कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है। मैं आपको 50 बार बता चुका हूं कि आपातकाल के समय भी जो हमारा अनुच्छेद 20 और 21 है वो हमारा अपना है, वो कभी भी जो है वो खत्म नहीं हो सकता। तो ये 20-21 जो है आपका डी ऑप्शन में सही है। तो 20-21 जो है ये आपका खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला जो है हम लोग प्रश्न को चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। और काफी अच्छा अच्छा इसमें जो है दिया हुआ प्रश्न नया देखिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। जो 20 और 21 अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता है, नहीं रोका जाता है उस पर, तो वो कब इसका जो है निर्णय लिया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978, और 42वां संविधान संशोधन बोलेगा तो 1976 हो जाएगा, ठीक है। दो इधर बढ़ा तो दो इधर, दो उधर तो दो उधर, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय आपात जो है वो अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात जो लगता है वो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। वित्तीय आपात पूछेगा तो 360, वित्तीय आपात जो है 360 में है। उसके बाद राष्ट्रीय आपात जो है आपका अनुच्छेद 356 में, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती कर दिया है बुक में, राष्ट्रीय आपात नहीं होगा, यहाँ पर होगा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356 में लगाया जाता है, और 352 में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, और वित्तीय आपात 360 में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये बार बार जो है ये पूछा जाता है प्रश्न, वित्तीय आपात वाला ज्यादा। और ये तीनों मान के चलिए इंपॉर्टेंट ही है, वित्तीय आपात कभी पूछ दिया, कभी राष्ट्रीय आपात, या तो फिर कभी राष्ट्रपति शासन। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन 356 है, और राष्ट्रीय आपात आपका 352 है। इसके बीच वाला ये इसका जो बाद वाला है 360 आपका वित्तीय आपात हो जाएगा, ठीक है। मतलब रुपया पैसा वाला जो वित्तीय आपात लगता है हमारा भारत में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत में उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो सिंपल है कि ये राज्यसभा में जो है हम लोग क्या करेंगे, संकल्प ला करके करेंगे। जितना भी लोग वहां पे मेंबर होता है उससे हम लोग जो है क्या करेंगे, तो वोटिंग करेंगे। तो जैसे जो ज्यादा होगा, जैसे जो पार्टी का जो बनाया था उस प्रकार से फिर उसे हटाया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में जो संकल्प ला करके, ठीक है, संसद में संकल्प ला करके नहीं, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं, तो राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए महाभियोग लगा करके तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, किसको, तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है। और ये कितना के तहत, तो 61 के तहत, ठीक है। और अभी ही जो है देखिए जगदीप धनखड़ को जो हटाने का बात चल रहा है, जो कि क्या है उपराष्ट्रपति है,
और वो राज्यसभा में बैठते हैं, तो राज्यसभा का सभापति भी वही कहलाते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अभी जो वर्तमान में जगदीप जो धनखड़ थे, ठीक है, जगदीप धनखड़ जगदीप धनखड़ जो थे वो उपराष्ट्रपति थे और उन्हें जो है राज्यसभा का सभापति भी थे, ठीक है। तो उन्हें जो वेतन दिया जाता है उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि उन्हें राज्यसभा के सभापति के लिए दिया जाता है। तो अभी उन्हीं को जो हटाने की प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ कि हट ही गए हैं या तो फिर जो है उनके जगह पर किसको बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न की ओर, थोड़ा सा इसका व्याख्या में देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों से बहुमत से पारित हो। देखिए मैं क्या बोला कि राज्यसभा में जो रहेंगे लीडर लोग पहले से, तो उनके बहुमत से जो उनको हटाया जाएगा, जब अगर ज्यादा बहुमत होता है तब, और जिससे लोकसभा सहमत हो और उससे जैसे कि मान के चलिए 50 लोग वोटिंग किया कि नहीं इसको हटाना चाहिए, तो वो 50 का जो है लोकसभा से पास भी होना चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आ गया ना यहाँ पर ऑप्शन कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा का जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो समान नागरिक संहिता, समान अंक आपको ढूंढना है 44। ऐसे तो 40 भी है लेकिन याद रखिएगा कि आपका 44 मतलब 4 ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब समान है, तो आपका ये हो जाएगा। बाकी ज्यादा दिमाग आपको नहीं इसमें लगाना है वरना फिर आप गलत कर जाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न आप सभी के सामने है, इसमें देखिए वही चीज बताया गया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी को हमारे संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 44 के तहत जो है परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न का आप लोग जो है जवाब दीजिए 26 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? हेलो, चलिए आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो ये जो आपका हार्मोन है ये आपका संयोजी उत्तक नहीं है, ठीक है। अब संयोजी उत्तक आखिर है क्या? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा संयोजी उत्तक उसे कहा जाता है जो एक दूसरे का संयोजन या तो जोड़ता है, संयोजन करता है या तो फिर जोड़ता है, जैसे कि रक्त, अस्थि, और उसके बाद यहाँ पर तीसरा है उपास्थि, ठीक है, उपास्थि। उसके बाद यहाँ देखिए हड्डी से हड्डी को जोड़ना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सीधे से क्वेश्चन आता है कि हड्डी से हड्डी को जोड़ना क्या कहलाता है? तो लिंगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर हड्डी से हड्डी बात करेगा तो आपको लिंगामेंट मारना है, ठीक है। अगर हड्डी से मांसपेशियां बात करेगा जोड़ने के लिए तो आपको क्या मारना है? टेंडन। क्या मारना है? टंडन। कहीं टेंडन देता रहता है तो टंडन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है हार्मोन विभिन्न आंतरिक रूप से स्रावित होता है यौगिक में एक से अधिक, जैसे इंसुलिन, या तो फिर आपका थायरोक्सिन, या तो फिर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां में बनता है, ठीक है। चलिए तो ये लास्ट वाला लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें जो आपका हड्डी से हड्डी जोड़ना लिंगामेंट और हड्डी से मांसपेशिया को जोड़ना वो आपका टंडन की प्रक्रिया कहलाता है। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहां पर आयोजित किया गया था? तो आप सभी लोगों को बताना है कहां पर आयोजित किया गया था। कोच्चि केरल में, कर्नाटक में, उसके बाद आपका कुपुलुपाद विशाखापट्टनम में, तो यही किया गया था। कहाँ? तो कुपुलुपाद विशाखा, ये पादा विशाखापट्टनम में, ठीक है। कुपुलुपादा विशाखापट्टनम में जो है ये किया गया था, ठीक है। चलिए बाकी इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी आपको नहीं लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछने वाला नहीं है, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं। बस यही चीज दिया कि विशाखापट्टनम आपको कहाँ है, तो आपका यहाँ आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, लोकसभा में जो मेन जो अध्यक्ष होते हैं उसका चुनाव जो होता है उसका तारीख कौन
तय करता है कि इस दिन जो चुनाव होगा, इस तारीख को चुनाव होगा। तो वो जो है राष्ट्रपति अनाउंस करते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव इस तारीख को होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्कशन में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये जो जितने भी सांसद है वो अगर जीतते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो संसद में जाते हैं, ये लोकसभा में जाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में जब जाते हैं तो उसमें एक मेन भी तो बनाना होगा उसको, तब ना वो मीटिंग को जो पूरा वो लीड करेगा, ठीक है। तो वो जो 50 जीत करके गया है तो वही 50 में से एगो को बना दिया जाता है, जिसका ज्यादा मतलब कि सपोर्ट मिल गया, मतलब जिसका ज्यादा जो वोटिंग हो गया तो बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति बताता है कि आपको इस दिन जो चुनाव ये करना है, ठीक है। तो वो सभी सदस्य मिलकर के वोटिंग करते हैं, जिसका ज्यादा होता है नाम, अच्छा तो वो बन जाता है जिसका ज्यादा वोटिंग मिलता है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों का मतलब सदस्यों को जो देता है। जैसे कि राष्ट्रपति जो है किसको सूचना देता है भैया कि लोकसभा का जो अध्यक्ष का चुनाव इस तारीख को होगा, तो देखिए लोकसभा महासचिव सदस्यों को देता है, ठीक है। फिर वो इंफॉर्मेशन देता है सभी सदस्य को कि आपका चुनाव इस दिन होगा, तो फिर उसका चुनाव की प्रक्रिया शुरू होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। कोयला भंडारण की स्थिति में पूछ रहा है कि पहला स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आपका हो जाएगा झारखंड। ऐसे देखिए रानीगंज में भी है, लेकिन आपको याद रखना है आपका झारखंड जो है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। देखिए कोयला भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य झारखंड है। कोयला नगरी जो झारखंड में स्थित धनबाद को कहा जाता है। धनबाद में स्थित मारिया की खान एवं पश्चिमी बंगाल में जो है स्थित रानीगंज की खान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज भी फेमस है, लेकिन अगर प्रथम स्थान की बात करें सबसे ज्यादा कोयला, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ, आपका राजस्थान में हो जाएगा, ये सॉरी आपका ये कहाँ हो जाएगा, तो झारखंड में हो जाएगा, ठीक है, झारखंड के धनबाद में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। वोल्टेयर के द्वारा, दिदरो के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, रूसो के द्वारा। तो रूसो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कब लिखा गया था, तो ये 1792 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। ये जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक जीन जक्वेस खासो ने जो है 1792 ईस्वी में लिखा था। यह पुस्तक वाणिज्यिक समाज की समस्याओं के सामने एक जो है राजनीतिक समुदाय स्थापित करने के तरीकों को जो है ये बताती है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि ताश के पत्तों में लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की जो है संभावना कितना है। लाल पत्तों की रानी पूछ रहा है, तो जैसे कि होता है ना, टिकरी होता है, बेगम होता है, बादशाह होता है, मुन्ना आपका होता है, तो उसमें देखते होंगे एक लाल वाला होता है जिसमें आपका जो है कुछ इस प्रकार से जो आपका दिल बना होता है। तो आप लोग देखिएगा जो लोग ताश खेलते होंगे उनको पता होगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो 6/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि इब्न बतूता भारत में किस सदी में आया था। इब्न बतूता बगल में जूता 13 नंबर, ये जूता नंबर 1333, ठीक है। तो ये जो है आपका देख सकते हैं ये 14वीं जो है सदी में आया था। किसमें, तो ये 14वीं सदी में आया था और 1330 में आया था। कब आया था, तो 1333 में आया था। 1333 में आया था, जूता नंबर 1333, तो इसलिए 1333 में आया था, ठीक है। और ये किसके शासन काल में आया था, तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। मुहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल कब से कब तक चला, तो 1325 से लेकर के 1351 तक, और इसी के बीच में 1325 से लेकर के 1351 के बीच में 1333 हमारा आता है। तो इब्न बतूता जो है हमारा भारत कब आया था, तो 1333 ईस्वी में आया था। और अगर सदी पूछ दे तो 14वीं सदी में हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, तो आपको मारना है मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में
आया था। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को पागल एवं सन की जो है बादशाह भी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से इसको जो है पागल एवं सन की बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 में 51 तक है। और 1333 में कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। कहाँ? तो भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो काफी शानदार जो डिस्कशन हो रहा है, बस आप लोग भी जो इस प्रकार से मेहनत कीजिए और आशा दिलाते हैं कि आप अगर रेगुलर करते हैं तो जरूर आपका जो है क्वेश्चन टकराना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन क्वेश्चन को आप रिलेट करने लग जाएंगे तो समझिए कि बहुत दूर नहीं है सफलता। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर कौन सा स्थान जो है वो स्थित है, आपको बताना है। तो ये तूतीकोरिन। देखिए भैया, तूतीकोरिन आ गया ना। 13 बड़ा बंदरगाह में से एक बंदरगाह था कौन? तूतीकोरिन, जो कि कहाँ हम बताए थे? तो आपको ये तमिलनाडु में बताए थे। तमिलनाडु में बताए थे तूतीकोरिन। हम उसी समय आपको बोले थे ना कि VVI है, ये आगे आपका आएगा। ठीक है, ये आ गया तूतीकोरिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा दिया हुआ डिस्कशन, जैसे कि तमिलनाडु में दिया हुआ है भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। आपसे प्रश्न करेगा कि भारत का कौन सा जो है कृत्रिम वाला जो है बंदरगाह है, तो वो चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह है, वो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो नहावा शोभा जो है आपका, या तो जवाहरलाल नेहरू बोलिए, जो कि कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो विशाखापट्टनम है, जो कि विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा पूछेगा तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और सबसे बड़ा पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू, या तो आपका फिर जो है नहा शोभा बंदरगाह हो जाएगा। और कृत्रिम पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा कौन? तो आपका चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया? सबसे पहला क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है। देखिए 92 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। अब हम आते हैं इसका एक्चुअल क्वेश्चन पर। 8वीं अनुसूची में जो भाषा जोड़ा गया 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत, वो कौन सा जो भाषा जोड़ा गया था? तो संथाली को जोड़ा गया था। किसको? तो संथाली को जोड़ा गया था। और भाषा के जो है हिसाब किताब से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा 8वीं अनुसूची को जो है कुल भाषाओं की संख्या पहले थी कितना? 14 थी, और बाद में जो 8 को जोड़ करके कितना बना दिया? तो 22 को बना दिया। अभी वर्तमान में 22 को है। ठीक है, अब देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि हमारा जो मूल भाषा है उसमें सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। या ऐसे पूछ सकता है कि मूल भाषा में 21वां जो है संविधान संशोधन 1967 में जो है किस भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को। इसी प्रकार से 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो है आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और आप तीनों को ये जोड़ा गया। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो आपका है वो कहाँ कब जोड़ा गया? तो आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में आपका 4 को जोड़ा गया था। ये तो आपका संथाली ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम आपको बता दिए कि संथाली, लेकिन 4 को जोड़ा गया था। कौन कौन? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यही संथाली आपका ऑप्शन में दिया है। अगर इस ऑप्शन में बोडो या डोगरी या मैथिली रहता तो आपको ये लगाना होता। तो याद रखिएगा कि 2003 92 संविधान संशोधन के तहत हमारा जो भाषा है वो 4 को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, और कोंकणी कब जोड़ा गया? 1967 में। ठीक है, और नेपाली कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में, और सिंधी को जोड़ा गया एक अलग 1967 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने की योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, लेकिन अब जो है इसी योजना आयोग को हम लोग जो है वो नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसे नीति आयोग में बदल दिया गया है।
और ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से नीति आयोग में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो मौजूदा में रहेंगे, तो अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जितना भी था मैंने एक बार में ही आपको बता दिया। एक बार आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन, योजना आयोग जो है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा थे। जब योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, तब इसका अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और उपाध्यक्ष बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पूगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? पूगा घाटी के बारे में पूछा है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए। क्या चीज के लिए? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बाकी इसमें और आपका कोई ज्यादा खास है नहीं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और आपका जो है उपाध्यक्ष। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक आपका उपाध्यक्ष होता है, इसलिए कि अगर लोकसभा नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष जो है सदन को चलाएगा, लेकिन अगर उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो आपका अध्यक्ष चलाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों गायब है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी। तो अब कौन चलाएगा? कौन मॉनिटरिंग करेगा पूरा लीडरशिप? तो अब जो है देखिएगा आप सभी लोग, इसको जो चलाएगा वो चलाएगा कौन? तो यहाँ पर देखिए पहला आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो। ठीक है, आप लोग देखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष चलाएगा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष चलाएगा, अध्यक्ष जो है पैनल द्वारा चलाया जाएगा और सभापति द्वारा चलाया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आप सभी को उत्तर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है ये आप सभी लोगों को देना है। मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़ता हूँ और देखता हूँ कि कितना आप लोग दिमाग लगा पाते हैं, और इसका उत्तर आप लोगों को कल एडुटेरिया वाला में या परसों जो होगा फिर से तीसरा खान सर वाला प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको बताना है 37 नंबर का जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि देखिए इसमें जो व्याख्या दिया हुआ है तो इसी में आपको उत्तर सॉरी मिल जाएगा, तो आपको तब दिख गया होगा। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ व्याख्या। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो लोकसभा की बैठक जो है अध्यक्षता या उनके कार्यों का जो निर्वहन सभापति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या होगा? तो सभापति होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इन दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है, इसका आप लोग आंसर देख लीजिए। ठीक है ना, आप लोग इसे बनाइएगा, इसका आंसर होगा 71। ये आपका एपी पूछ रहा है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। देखिए भारत का संघ कौन है, राज्य का कौन है, नगर निगम का कौन है, नगर पंचायत का कौन है? तो भारत का संघ जो है वो तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राज्य का बात करें तो हमारा जो है कौन हो जाएगा? तो राज्यपाल हो जाएगा। नगर निगम की बात करें तो महापौर हो जाएगा, और नगर पंचायत की बात करें तो सरपंच हो जाएगा। मतलब कि इसका मेन पूछ रहा है कि इसका जो कमांड होता है वो कहाँ से होता है? भारत जो हमारा पूरा है वो प्रधानमंत्री चलाते हैं, और बाकी अलग अलग, लेकिन मेन तो भूमिका इन्हीं का होता है प्रधानमंत्री का। और राज्य में जो मेन होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है ना, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और नगर निगम का जो है महापौर, ये होता है मेन, यही से आपका जितना भी नगर निगम है उसका संचालन किया जाता है। जो भी पैसा वगैरह फंडिंग करना है, ठीक है, दिया जाता है बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, तो इसी के द्वारा दिया जाता है। और नगर पंचायत को जो है सरपंच के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सरपंच जी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी है नगर निगम का महापौर, ग्राम पंचायत का सरपंच। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है
कि जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज को, तो वो कौन करता है जीआई टैग, कौन देता है कि आप जो है इस सामान को आपको जीआई टैग मिल गया, ठीक है। जैसे कि हमारा बिहार का जो मखाना है उसे जीआई टैग मिला हुआ है, तो कौन जीआई टैग आखिर देता है। जैसे आम वगैरह को बिजुआ आम को मिला हुआ है तो छोटा छोटा चोब के खाते हैं, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO जो है व्यापार संगठन, ये जो आपका है यही जीआई टैग देता है सबको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पुलिस, देखिए ये चीज लिखा हुआ पुलिस को जो उल्टा पुल्टा कर दिया है, ये रीजनिंग का प्रश्न है तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तो बी हो जाएगा। यानी कि अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी यहाँ पे बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसका क्या नियम है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि बोस आइंस्टीन कैंडेंसेट में क्या होता है, बताइएगा। बोस आइंस्टीन कैंडेंसेट में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है जी, तो इसमें होता है बहुत कम गतिज ऊर्जा। क्या, तो इसमें बहुत कम गतिज जो है ऊर्जा होता है, ठीक है। चलिए यार यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका बोन आइंस्टीन कंडेंसेंट पदार्थ की वह जो है वो और ऊपर दिया हुआ, तो ये उतना खास नहीं है, तो आप लोग स्किप कीजिए, ठीक है ना। इस सवाल से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, लेकिन साथ ही देखता है, तो आप लोग देख लीजिए स्क्रीन से, तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, तो आप लोग वहां से जो है कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बक्सर का जब युद्ध हो रहा था तो दिल्ली पर जो है किसका शासन था, ये आप सभी को सिंपल बताना है। फर्रुख सियार का, मीर जाफर का, शाह आलम का, बहादुर शाह जफर का। तो जब ये बात करें दिल्ली पर जो है किसका जो है शासन था जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो ये था शाह आलम का। किसका, शाह आलम का। आप सभी को बताना है बक्सर का जो युद्ध है वो कब हुआ, तो 1764 को हुआ। और प्लासी का कब हुआ, तो प्लासी का भी आपको बताना है, ठीक है। इसी में आपको बताया जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बंगाल के नवाब जो मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच जो लड़ी गई, क्या, तो बक्सर के युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, तो बंगाल के जो नवाब था मीर कासिम, उसी के साथ में। कब, 1764 में। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा आप सभी लोग, बक्सर का जो लड़ाई है इन सभी के खिलाफ लड़ा गया था, ठीक है ना। उसके बाद है प्लासी की लड़ाई जो है 1754 में, याद रखिएगा। प्लासी का जो युद्ध है, लड़ाई है, वो 1754, और बाकी बक्सर की बात करें तो 1764, मतलब 10 साल के बाद। और ये जो प्लासी है ये कहा, तो पश्चिम बंगाल में इसका जो है युद्ध, यह लड़ाई हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अध्यक्षता अध्यक्षात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है। अध्यक्षात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है, आप सभी लोग बताइएगा। तो इसका यही विशेषता होता है कि स्वतंत्र कार्यपालिका होता है, स्वतंत्र कार्यपालिका होता है, ठीक है। चलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षता जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्राय राज्य का जो है प्रमुख अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार कार्यपालिका का भी होता है। इसमें उतना कोई खास नहीं है, जो खास रहेगा आपको बिल्कुल बताया जाएगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं, ठीक है। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा इसको। इसका ऑप्शन जो बी जो ये सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये जो छुरा दिया हुआ है, दिया गया है कि निम्न आकृतियों में विषम आकृति को छाटिए, ठीक है। तो विषम को आपको छाटना है। चलिए जैसे कि अगर ये इधर है तो ये इधर जा रहा है, तो अगर ये इधर है तो इसको होना चाहिए इधर से। इसका पुच्छी जो है, इसका देखिए मुंडी से मैच कर रहा है, तो इसका जो मुंडी है इसका पुच्छी ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको होना चाहिए, तो देखिए कैसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये जब इस प्रकार से दिया है तो इसको इस प्रकार से जो है देना चाहिए था, ठीक है। इधर आपका गोला रहता, सॉरी इधर आपका गोला रहता, इधर आपका जो कुछ प्रकार से रहता, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा, बी जो है गलत है, तो मतलब विषम है सबसे अलग है, तो वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए
हाल ही में जो है मरणोपरांत जो पुरस्कार है भारत रत्न, वो 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक जो है बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर डिटेल में पढ़िएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। इसमें से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है। याद रखिएगा, इन चारों में से आपका पूछ देगा। ठीक है, पहला तो आपका जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका मृत्यु हो चुका है, चौधरी चरण सिंह है। उसके बाद दूसरा जो पूर्व प्रधानमंत्री है पीसी नरसिम्हा राव है। ठीक है, पीसी नरसिम्हा राव। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर है। और बिहार के वैज्ञानिक जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। तो देखिएगा, और यहाँ पर जो कृषि वैज्ञानिक है, बिहार के नहीं, ठीक है, ये कहाँ का है मुझे नहीं पता है, लेकिन कृषि वैज्ञानिक थे ये, एम.एस. स्वामीनाथन को ये दिया गया। ठीक है, चलिए अगला जब चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी कब उबलता है? पहाड़ों पर पानी कब कब जो है उबलता है? तो बताते हैं इसका आंसर, समुद्र के तल से कम ताप पर। समुद्र के तल से जो है कम ताप पर जो है ये क्या पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूछेगा कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं या चढ़ते हैं, या तो किसी महारत पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, इस प्रकार से पूछेगा तो बोलेगा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अस्थिर रहता है, या तो फिर एक आपका कोई नहीं आपको शर्त देगा। तो याद रखिएगा, जितना ऊंचाई पर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब आपका कमते जाएगा, ऊपर जाना है तो नीचे कमेगा। ठीक है, चलिए वायुमंडलीय दाब में काफी में जो है कमी के कारण पानी उसपे, तो चलिए ये जो था बताया इसका इम्पोर्टेंस। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसको मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा लग रहा है कि आपको बता देना, क्योंकि ये जो है पूछ सकता है ज्योग्राफी में, ऐसे भी लंबा लंबा स्टेटमेंट वाला पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो क्वथनांक पर जो है क्वथनांक पर लाने में कम ऊर्जा लगती है, इसलिए कम ऊर्जा की आवश्यकता के कारण पानी कम जो तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो बहुत शानदार यहाँ पर फिर से प्रश्न बना, पूछेगा ये जो राजा राम मोहन राय है, इन्हें आधुनिक भारत का ये जो है प्रथम आधुनिक भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तो कहा ही जाता है, लेकिन इनको जो है आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था और 1828 में ब्राह्म समाज की। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि आत्मीय समाज का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, 1828 में ब्राह्म समाज और 1815 में आत्मीय समाज। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इनका थोड़ा सा देख लेते हैं और भी। इनका जो जन्म है 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है लाइगेजेज का। क्या? तो लाइगेजेज का किया जाता है। ठीक है, डीएनए अणुओं को काटने के लिए प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो ये थे साली सुका का। किसका? साली सुका का। ठीक है, बाकी ये उतना नहीं खास। याद रखिएगा कि ये जो आपका है राजवंश, साली सुका राजवंश, मौर्य राजवंश, ये आपका 215 से 202 ईसा पूर्व के बीच में ये चला था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्वरित कार्य बल आरएफ किस अर्धसैनिक बल का जो हिस्सा है? तुरंत रिप्लाई देना है, कुछ भी अगर घटना हो तो तुरंत एक्शन लेना है।
ये सीआरपीएफ वाला करते हैं। कौन? तो सीआरपीएफ वाला करते हैं। ये जो आपका रैपिड एक्शन फोर्स है आरएएफ, इसका जो स्थापना है 1992 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, निजी संपत्ति हो जाएगा, आर्थिक समता हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका निजी संपत्ति। क्या हो जाएगा? निजी संपत्ति जो है समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करता, तो ये निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अपना ही जाति में विवाह करना निम्न में से क्या कहलाता है? तो अंत अंतर विवाह। क्या? तो अंतर विवाह कहलाता है। अंतर विवाह, इसे आप लोग पढ़िएगा सही से, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है। अंतर विवाह कहलाता है। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? बताइएगा। गैर लाभकारी प्रतिस्पर्धा, आध्यात्मिक कार्य, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये जो आपका प्रतिस्पर्धा है, ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कारखाने, हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए इसका डिस्कशन क्वेश्चन बन रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है? कारखानों, खाने और रेल मार्ग जैसी पूंजीगत संपत्ति का जो निजी स्वामित्व और नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, श्रम पैसे की मजदूरी के लिए खरीदा जाता है। निजी मालिकों के लिए पूंजीगत लाभ अर्जित है। और कीमतें प्रतिस्पर्धा जो है ये आप सभी लोगों का उपयोगों के लिए पूंजी और श्रम आवंटित करता है। तो उतना खास नहीं था, फिर भी थोड़ा सा आपको बता दिए। अगर पूछ देगा तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर आसानी से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से विषम चुने। विषम आपको चुनना है, जैसे कि हाथ कलाई हो गया, हाथ का संबंध कलाई से। बाह का हो गया कंधा से। ये जो आपका कंधा है ना, इसका बाह से है कि नहीं है? उसके बाद आपका पैर का जो है टखना से। उसके बाद सिर का पेट से। तो भैया सिर का पेट से कैसे होगा? कहाँ कितना दूर है? तो ये हो जाएगा आपका सही। ये तीनों सेम था, ये अलग था, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन सा शहर को जाना जाता है? कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इलेक्ट्रॉनिक शहर आपसे अगर बात करता है तो आप लोग याद रखिएगा कि आपका बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा भारत में जो है आपका बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि भारत में किसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु को ही जाना जाता है। ठीक है, साइलेंट वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो केरल राज्य को। ठीक है, सिलिकॉन वैली बेंगलोर और साइलेंट वैली केरल को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन सी अधिकारी देखता था? तो दीवान। कौन सा? तो दीवान देखता था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें काफी आपको जानकारी चाहिए होगा जो कि आगे एग्जाम में काम देगा। मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था एवं वित्त विभाग का प्रधान दीवान ए आला या बाजिर होता था। ठीक है, दीवान ए आला या बाजिर होता था। इसका नियंत्रण राज्य के राजस्व एवं वित्त पर था। जो भी राज्य से राजस्व कलेक्ट हुआ, जो भी कर वगैरह या वसूली हुआ, उस पर इसका पूरा जो है हक था। पूरा मैनेजमेंट यही करता था। ठीक है, बाजिर वेतन आदि मामलों के साथ साथ जो है सामानों का भी लेखा जोखा रखता था। तो ये चीज भी आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 2SO2 प्लस O2 ये आपको क्या बना रहा है? तो 2SO3 बना रहा है। उसमें क्षेपी अभिक्रिया है। तो बताइएगा आप सभी लोग, अस्थिर दाब है या तो फिर आपका उच्च दाब है, या फिर आपका उच्च दाब या उत्प्रेरक और निम्न ताप, और आपका उच्च ताप और आपका उत्प्रेरक। तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि उच्च दाब या तो उत्प्रेरक और निम्न ताप हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप लोग देखिए, इसके बारे में डिस्कशन जो है उतना कुछ खास है नहीं, फिर भी थोड़ा बता देते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण में O2 जुड़ता है। ठीक है, मतलब इसी के बारे में बोल रहा है कि ऑक्सीकरण में जो O2 जुड़ता है तब जो है SO2 SO3 उच्च दाब पर जो है बढ़ जाएगा। कम तापमान और उच्च दबाव सल्फर
डाई ऑक्साइड से सल्फर ट्राई ऑक्साइड में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। तो देखिए जिनको ये चीज समझ में आएगा ये वाला वही जो है इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 60 नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मुंगेर जिले में निम्न में से किस जिले की स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं होती है। जैसे कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मुंगेर जो जिला है बिहार का, उससे जो है इसमें 4 गो ऑप्शन दे दिया है। पूछ रहा है कि कौन सा जिला जो वो स्पर्श नहीं करता, मतलब टच नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मुंगेर से कौन कौन सा जिला टच करता है, ये अगर आप छाट लिए तो ये वो लास्ट में बचेगा जो नहीं करता है। तो पहले हम छाट लेते हैं। तो देखिए जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, आपका खगड़िया हो गया, भागलपुर हो गया, शेखपुरा जिला हो गया, ये सभी मुंगेर से सटा हुआ है, टच करता है उसका सीमा, ठीक है। लेकिन मधोपुरा जो है, मधोपुरा नहीं होगा, यहाँ पर मधेपुरा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे गलत लिखा हुआ मधेपुरा जिला जो है वो आपका इससे तो मुंगेर जिला से टच नहीं रखता, कोई संबंध उससे नहीं है। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा मधेपुरा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए जमुई है, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय और आपका शेखपुरा, जो कि मैं ऑलरेडी ये सारा कुछ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 61 नंबर है कि पूर्वी पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है सिलचर किसको जोड़ता है, सिलचर को जो किससे जोड़ता है, पोरबंदर से, मुंबई से, अहमदाबाद से और आपका नागपुर से, ठीक है। तो आप सभी को बताना है इसका उत्तर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पोरबंदर, क्या, तो पोरबंदर, ठीक है। और पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें जो है आपका डिस्कशन देख लेते हैं। पूर्वी पश्चिमी गलियारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा भारत में जो है सिलचर और पोरबंदर शहर को जोड़ता है, ठीक है ना। याद रखिएगा आप सभी लोग। और शानदार जो है काफी चल रहा है सेशन हमारा, तो आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिए एकदम, जो है ज्यादा आपका नहीं समय लेंगे, बस पहुंच ही चुके हम लोग जो आज के इस क्लास के मंजिल तक, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य है। 4 गो कथन है, पहले हम आपको चारों पढ़ करके सुनाते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि इसका जो उत्तर है वो क्या होगा। देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है बनता है मिश्र 2 या 2 से अधिक पदार्थ को रासायनिक संयोजन से बनता है, नहीं, यही तो गलत हो जाएगा। जैसे कि देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तभी तो आपका एक यौगिक बनता है। और यौगिक का परिभाषा भी होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने पर जो बनता है आपका, उसे यौगिक हम लोग कहते हैं, ठीक है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ के संयोजन से बनता है, तो बिल्कुल अगर मिश्रण की बात करें तो 2 या 2 से अधिक जो है पदार्थ को मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा, और 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका उत्तर हो गया क्या, तो बी ही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका उत्तर बी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से है कि सैंडल, ठीक है, सैडल जो है पीक किस द्वीप पर स्थित है, बताइएगा। सैडल पीक जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान पर। किस पर है, तो उत्तरी अंडमान पर ये स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं। सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और यह सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी जो है कलपोंग नदी है, क्या है, तो कलपोंग नदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ से इसका जो है बना सकते हैं क्वेश्चन। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी बताइए जो कि कौन है, तो आपका कलपोंग नदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से लैगर हैंस द्वीप किस अंग का भाग है। लैगर हैंस द्वीप के बारे में पूछा है कि किस अंग का भाग है, अमाशय का, यकृत का, अग्नाशय का, और या तो पिट्यूटरी का। तो ये हो जाएगा आपका अग्नाशय का। किसका है, तो अग्नाशय का ये भाग है, ठीक है। देखिए पॉल लैगर हैंस जिन्होंने पहली बार 1869 ईस्वी में इसका जो वर्णन किया था, ठीक है। तो ये चीज आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो है और कुछ आपके लिए खास नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
थल सेना, स्थल और नौसेना। तो नौसेना आएगा तो बताइए क्या आएगा, जल आएगा, क्योंकि जो हमारा थल सेना है वो स्थल पर होता है, मतलब थल सेना मतलब इंडियन आर्मी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नौसेना, नौसेना जो होता है आपका इंडियन नेवी, तो नेवी कहाँ, तो जल में रहता है ना, नहीं समुद्र वगैरह में रहता है। बाकी वायु सेना में रहता है, ये वायु सेना आपका वायु मतलब ऊपर आकाश में उड़ता है, ठीक है, आप लोग को पता है। तो तीन गो है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है 66 नंबर। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइएगा आप सभी लोग। मिसाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन आप लोग बताइएगा। क्षार में जो है लाल अम्ल से पीला, लाल अम्ल में पीला, अम्ल में जो है रंगहीन, क्षार में पीला, अम्ल में लाल और क्षारक में आपका पीला होता है, क्षारक में रंगहीन होता है और अम्ल में पीला होता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो अम्ल में लाल होता है और क्षारक में क्या होता है, तो पीला होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल कितनी सीटें होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका जो विपक्ष बनेगा मतलब उसका जो मेन बनता है तो उसको कम से कम 10% सीट आना चाहिए। जैसे जो तेजस्वी यादव अभी है विपक्ष के नेता हमारे बिहार में विधानसभा में, तो उनके पास 10% है हिस्सा, 10वां भाग उनके पास है विधायक, उनके पास उतना सीट है जिससे वो उपाध्यक्ष ये का जो है क्या विपक्ष के अध्यक्ष वो बन सकते हैं, तो अभी है भी, ठीक है। तो लोकसभा का 10वां हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया विधानसभा लेकर के, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लोकसभा जो सांसद जिसमें सब लोग जा करके चुन करके जाते हैं, तो अगर लोकसभा में अभी कौन है, तो आपका ये राहुल गांधी है। कौन है, तो राहुल गांधी है क्या, तो विपक्ष के नेता, ठीक है। तो उनके पास जो है 10वां जो हिस्सा जो है सांसद उनके पास में है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप सभी लोग यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन है तो कहीं से कैसे भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कम से कम जो 10% सीट हो, अर्थात लोकसभा सीटों का 10वां हिस्सा हो। जैसे कि टोटल जितना भी सीट है मान के चलिए 550 सीट है लोकसभा का, इसका 10% हिस्सा अगर आपके पास है तो आप लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता बन सकते हैं, उसका मेन अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या होती है। अंतरराष्ट्रीय का बात कर रहा, अपना इंडिया का बात नहीं कर रहा है, ये राष्ट्रीय का बात नहीं कर रहा, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल का बात कर रहा है। उसमें जो न्यायाधीश लोग होते हैं उसमें टोटल कितना, 15 न्यायाधीश होता है, कितना, तो 15 न्यायाधीश होता है, ठीक है। चलिए और उसके बाद यह जो है संघ के एक 5 मुख्य अंगों में से एक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। बाकी ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा और इसमें आपका आंसर भी दिया हुआ है। चलिए तो इसका जो उत्तर है आपका ये बी होगा, क्या होगा, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, पंचायतों में सीटों का आवंटन, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन। तो ये दोनों में न्यायालय को जो कोई मतलब नहीं है इन दोनों से, तो ए और बी दोनों हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे पंचायत वगैरह आ रहा है, चुनाव उनाव के बारे में जरूरी आर्टिकल से संबंधित आएगा प्रश्न। तो देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी क्षेत्र के परिसीमन तथा अन्य चुनावी मामले में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन बोला गया है कि न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप जो है किस प्रकार से कर रहे हैं चुनाव का जो सीटों का आवंटन या तो उसका परिसीमन, ये 329 अनुच्छेद में है, ठीक है। तथा 243 के अनुच्छेद में के तहत जो है पंचायत को सीटों का आवंटन एवं स्थानीय निकाय के अन्य चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बार बार पूछा जा रहा है अनुच्छेद 21 और 21, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो प्राण एवं दैहिक के अधिकार से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
अब पॉलिटी का कुछ मजा ही अलग है। इसमें देखिए आ गया 4-5 क्वेश्चन फिर से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास में कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में है, और 19 में है तो 6 प्रकार के अलग से। अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना तक है तो 19 से 22 तक मारना है, लेकिन पूछेगा 19 में कितने प्रकार का है तो ये 19 में खाली अकल्ले 6 गो है। ठीक है, अगला देखें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। धार्मिक को लेकर के स्वतंत्रता हमारा जो है वो 25 से 28 अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से किस पर्वत पर है? तो माउंट आबू पर। कहाँ है? तो माउंट आबू हमारा राजस्थान में। ठीक है, माउंट आबू जो है हमारा राजस्थान में है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो शाही नौसेना का विद्रोह जो हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था MS खान ने, और 1946 में ये जो है हुआ था नेतृत्व। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस खेल से है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया है, और ये 2021 में बदला गया था। कब? 2021 में बदल दिया गया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किससे है? तो ये है आपका बैडमिंटन से। किससे? तो बैडमिंटन से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे और देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध बैडमिंटन से, तो देखिए ध्यानचंद्र ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर चालू किया गया है। ठीक है, तो इसका नाम बदला गया था और ध्यानचंद्र यहाँ पर ये कर दिया गया। ठीक है, 2021 में। और ये प्रश्न जो कल आया था, कल तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE जो आप लोग दुबई बोलते हैं, उसके साथ भारत में कौन सा युद्ध अभ्यास किया? मतलब UAE। ठीक है, UAE दुबई और फ्रांस के साथ में जो है भारत ने तीनों मिलकर के जो है वो कौन सा युद्ध अभ्यास किया? तो डेजर्ट अभ्यास। क्या? तो डेजर्ट नाइट जो है अभ्यास यहाँ पर क्या था? सैन्य अभ्यास। ठीक है, चलिए और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2024 में। 2024 में ये हुआ था। ठीक है, चलिए आतंकवादियों पर जो है बढ़ती वैश्विक चिंताओं को आतंकवादी के जो है विरोधी में ये किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रेवर AI कंपनी ने निम्न में से किस नाम से विकसित किया है? भारत GPT। क्या? तो भारत GPT, जैसे चैट GPT और सी भारत GPT। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है? बताइएगा, ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है? तो सिस्टोलिक या तो फिर डायस्टोलिक। सिस्टोलिक या तो फिर डायस्टोलिक से इसको जो है वो व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें और कोई खास नहीं है, जो खास रहेगा हम आपको खुद बताएंगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपका अग्नाशय। क्या हो जाएगा? तो आपका अग्नाशय है। ठीक है, लगभग 6 से 10 इंच का ये होता है इसकी लंबाई। ठीक है, याद रखिएगा इसके पीछे ऊपरी बाएं उदर में जो है स्थित होता है, या जो है हेपेटोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा क्या होगी? मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा अस्थिर रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? अस्थिर रहेगी। ना तो उसे हम ज्यादा प्रेस करेंगे ना तो रोकेंगे, जो अपने से आराम से गिरेगा मुक्त रूप से वो एक ही चाल में गिरेगा ना, एक ही अस्थिर रहेगा उसका। ठीक है, अगला है देखिए प्रश्न की निम्नलिखित में से राज्यपाल किस किस के लिए राष्ट्रपति को जो है सिफारिश करता है?
सही जो है यहाँ पर आपको फूट को चुनना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 गो दिया है कारण। पहला है राज्य में संविधान तंत्र ठप हो जाने पर विधानसभा भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु, मंत्री परिषद को भंग करने हेतु। तो देखिए इसका जो है ये क्या बता रहा है, पहले क्वेश्चन फिर निम्नलिखित में से राज्यपाल किस किस के लिए राष्ट्रपति का सिफारिश करता है। देखिए तो मतलब सिंपल क्वेश्चन का मतलब है कि राष्ट्रपति क्या क्या ये राज्यपाल जो क्या क्या करते, तो राज्यपाल का ये भी काम है कि राज्य में संविधान तंत्र ठप हो जाने पर जो ये आते हैं अपना जो है ये नियम कानून लगाते हैं। उसके बाद विधानसभा को भी भंग ये कर सकते हैं। उसके बाद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का ये काम करते हैं और मंत्री परिषद को भंग करने का जो है काम ये करते हैं। जैसे कि जो भी विधानसभा में जीत करके आता है तो उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल ही दिलाता है ना। तो जो दिला सकता है वो खत्म भी कर सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4, ठीक है। तो ये 3 वाला नहीं होता है बल्कि 1 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 1 2 और 4 होगा क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का इनका काम नहीं है। उच्च न्यायालय समझ सकते हैं ये सब वगैरह राष्ट्रपति आर से संबंधित है, ठीक है। तो इससे नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बाकी जो आपका मैथ वगैरह का शायद यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अभी और आपका है जीके जीएस से क्वेश्चन, तो पहले ऊपर करते हैं, देखते हैं। ये आप लोग बना लीजिएगा भाई, ठीक है। ज्यादा ऊपर हो गया लगता है ना। हाँ यहाँ से आपका है। चलिए मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो प्लेनीमीटर। क्या, तो प्लेनीमीटर, प्लेन है समतल है तो प्लेन को प्लेनीमीटर से नापेंगे, ठीक है, प्लेनीमीटर से। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है वो आप सभी लोगों का यहाँ पर रीजनिंग का दे दिया है, तो आप लोग बनाइएगा इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो पीडीएफ आपको दे देंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है आपका यहाँ पर हाँ यहाँ पर एक और आपका जो क्वेश्चन आ गया है जीके का, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह का है, द्वितीयक समूह का कौन है, तो अस्पताल है। अस्पताल जो है वो द्वितीयक समूह में आता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। हाँ इसमें और देखिए अच्छा अच्छा बात बोला गया है। द्वितीयक समूह जो है व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत लोग मिलते हैं लेकिन उनके संबंध मुख्य रूप से अव्यक्त होते हैं, अतः स्कूल अस्पताल आदि द्वितीयक समूह में आते हैं। तो आगे अगर चल करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्कूल किस समूह में आता है, तो द्वितीयक समूह में आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है ये रीजनिंग का है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। बाकी जो इधर आपका है सारा रीजनिंग मैथ है, तो ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा और इसमें आपका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है पूरा ये मैथी रीजनिंग है। अब आपका जीके जीएस का जो प्रश्न है वो पूरा खत्म हो चुका है। तो 100 प्रश्न में से आपका जो है लगभग 90 को दिया था जीके जीएस का, जो कि आज के इस क्लास में हम जो है पूरा जोरदार तरीके से ये क्लास को जो खत्म किए हैं। और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। बाकी इसी प्रकार से कल आप लोग मिलिएगा नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।